नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की दूसरी क्लास में। हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट नंबर 2 की क्लास नंबर 1 को कर लिया था। अब हमारी क्लास नंबर सेकंड है, तो इस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा सेकंड टॉपिक है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, जिसे हम आईपी कहते हैं, जिसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंग्लिश में कहा जाता है। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के बाहर ये हमारी कक्षाएं हैं, और इस कक्षाओं में से संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो सबसे बाहर वाली कक्षा का, तो ये हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर कक्षा से बाहर निकालना है, इधर निकालना है, तो इसके लिए इस कक्षा की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की देनी होगी। तो इसकी एनर्जी को ज्यादा करने के लिए मैं बाहर से इसको एनर्जी दूंगा, और इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी बाहर कक्षा से निकलने के लिए बाहर से खींचनी होगी, अवशोषित करनी होगी, वो एनर्जी ही क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगी। आयनन विभव होगा, जिसे हम आईपी कहते हैं। तो ये बाहर से दी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही क्या है, हमारी आयनन विभव है। आप देख सकते हैं, जैसे कोई परमाणु मान लेते हैं, मान लो कोई परमाणु यम मान लिया। अब इसमें से उदासीन है, क्योंकि इस पर ना तो ऋण चार्ज है ना ही धन चार्ज है, तो ये हमारा उदासीन परमाणु हो गया। अब इसमें मैंने एनर्जी डाल दी आईपी, तो आईपी 1 मैंने एनर्जी डाल दी, तो इसके जो बाहर वाली संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पर धन चार्ज आ जाएगा और हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यम प्लस हो गया। अब यम प्लस में फिर अगर मैं एक और आईपी दूं, यानी आईपी सेकंड लगाऊं, यानी और एनर्जी इसे दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और +2 चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। उसके बाद अब m+2 परमाणु में मैं अगर एक और एनर्जी दूं या Ip3 लगाऊं, तो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और हमारे जो परमाणु है उस पर धन चार्ज कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज +3 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ठीक है, तो ये वाली Ip1, ये हमारी Ip2 और ये हमारी Ip3 हो गई। अब यहाँ थोड़े बहुत पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि यह धनायन बनाने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, त्याग देना, यानी धनायन बना लेना। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर धनायन बनाया जा रहा है, तो यह एक धनायन बनाने की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, यह उष्माशोषी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर की एनर्जी को अवशोषित करके, यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से एनर्जी को अवशोषित करके बाहर जा रहा है, यानी अवशोषित करने की प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट क्या है कि तड़ती इलेक्ट्रॉन नाभिक से के अधिक समीप होता है, अतः इस नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, अतः इसे परमाणु से बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः Ip3 का मान Ip2 और Ip सेकंड से अधिक होता है। अब थोड़ा समझिए इसे, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट में समझा देता हूँ। ठीक है, नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर ये हमारी कक्षाएं हैं। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताइए, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया अंदर वाली कक्षा का। अब सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट का मतलब आप जानते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी नाभिक सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन पर अपना पकड़ होगी, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर, जिस जो पास है उस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा नाभिक की पकड़ होगी, और इस वाले पर कम पकड़ होगी, और इस बाहर वाली कक्षा पर कम पकड़ होगी। अतः इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी देकर ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे बीच वाली कक्षा से निकालनी है, तो Ip1 की अपेक्षा मुझे इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पकड़ जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था, यानी बाहर कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन था, उसकी अपेक्षा अधिक पकड़ है अंदर वाले की, सेकंड वाले की, तो सेकंड की Ip अधिक होगी। फिर उसके बाद अगर मैं और अंदर जाऊं और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, तो उस पर नाभिक की पकड़ बहुत ज्यादा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर पकड़ ज्यादा है, तो उसे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हमारी Ip3 का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अतः हम लिख देते हैं कि Ip3
अधिक होगी किसकी अपेक्षा, IP2 की अपेक्षा, और IP2 अधिक होगा किसकी अपेक्षा, IP1 की अपेक्षा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि IP1 लेस देन है किससे, IP2 से, और IP2 लेस देन है किससे, IP3 से, यानी IP3 सबसे ज्यादा है, IP2 उससे कम है, और IP1 उससे कम। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखना, और ये क्रम कैसे कैसे डिक्रीज और इंक्रीज में भी याद रखना। ये किस प्रकार है, ये इंक्रीज यानी अवरोही क्रम में है, और ये आरोही क्रम में है। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं आईपी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आईपी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा है वो किन किन चीजों से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे रेडियस से प्रभावित होती है क्या, जो हमारा जेड इफेक्ट है उससे प्रभावित होती है क्या, या फिर जो हमने पढ़ रखा है कौन सा कि जेड इफेक्ट हो गया, हमारा परिरक्षण प्रभाव हो गया, सिग्मा हो गया, उनसे। अब उन सबको हम एक साथ देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सेट करना रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, आकार पर, त्रिज्या पर। तो त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी आईपी पर। मान लो जैसे ये परमाणु है, और इस परमाणु के चारों ओर एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा होगी। इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस नाभिक से क्या होगी, कम होगी, यानी नाभिक यानी इसकी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की रेडियस क्या होगी, कम होगी, किसकी अपेक्षा, बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। यानी यहाँ आर ज्यादा है और यहाँ आर क्या है, कम है। तो इस पर नाभिक की पकड़ ज्यादा होगी, किस पर, इस इलेक्ट्रॉन पर, और इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो इसे बाहर निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इसे बाहर निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अतः आईपी कहाँ ज्यादा है, आईपी यहाँ ज्यादा है, और यहाँ आईपी क्या है, कम है। परंतु यहाँ आईपी कम है, परंतु यहाँ रेडियस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ रेडियस क्या है, कम है। यानी जहां आईपी कम है वहां रेडियस ज्यादा है, और जहां आईपी ज्यादा है वहां रेडियस कम है, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो आईपी ज्यादा है तो रेडियस क्या होनी चाहिए, कम। तो क्या होनी चाहिए, कम, तो 1/r हो गया, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। तो आईपी और रेडियस में कौन सा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट उसको देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा परिरक्षण प्रभाव, यानी सिग्मा। तो सिग्मा में क्या संबंध होगा उसमें भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर ये हमारी कक्षाएं हो गई। ठीक है, अब आप देखिए, अगर जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस पर भी ये इलेक्ट्रॉन 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 हो गया, यानी ये वाली इलेक्ट्रॉन, इस परिरक्षण प्रभाव क्या था, परिरक्षण यही तो था कि एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण करने से वह एक दूसरे से दूरी बढ़ाते हैं। ठीक है, यही यहाँ कर रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी यहाँ प्रतिकर्षित होगा तो यहाँ क्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो आईपी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, यानी जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी आईपी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो जो संबंध आर के साथ था वही संबंध किसके साथ होगा, सिग्मा के साथ, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। था आईपी समानुपाती होगी 1/सिग्मा के, या इसे कह सकते हैं आईपी व्युत्क्रमानुपाती है सिग्मा के। ठीक है, हो गया। ठीक, ये हमारा परिरक्षण प्रभाव भी हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट। अब इससे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इतना समझाने के बाद कोई भी इसे जेड इफेक्ट को आसानी से रिलेट कर पाएगा। जैसे आपने ये देखा होगा कि ये परमाणु और ये हमारा नाभिक, तो इसमें परमाणु हो गया, परमाणु में ये हमारा नाभिक हो गया, उसमें इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इस पर नाभिक की पकड़ क्या है, ज्यादा। यही तो हमारा प्रभावी नाभिक है आवेश, कि जिस पर नाभिक की पकड़ जितनी ज्यादा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उतना ज्यादा। और इस पर आर ज्यादा है, इस वजह से इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, और कम होने की वजह से यह इसे आसानी से निकाला जा सकता है। अतः इसकी मान आईपी मान क्या होगा, कम होगा, और इसका आईपी मान ज्यादा होगा। अतः इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या है, कम है, और इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, इस वाले अंदर वाले पे। तो अंदर वाले पे जेड इफेक्ट ज्यादा है, और इसका आईपी मान भी क्या है, ज्यादा है। तो जेड इफेक्ट यानी
प्रभावी नाभिक क्या होगा, समानुपाती होता है किसके, आईपी के। हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कैसे, यहाँ देख सकते हैं, अर्धपूरित व पूर्णपूरित उपकोषों की स्थायित्व। देखिए, अर्धपूरित P3 और D5 व पूर्णपूरित P6 D10 विन्यास युक्त परमाणु अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका आईपी मान भी उच्च होगा। आपने एक चीज तो पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया भी था यूनिट नंबर फर्स्ट में, क्या कि P3 और P6 उसी प्रकार D5 और D10 कोई भी कक्षा है या उपकोष है, वह अगर उप अर्धपूरित है या पूर्णपूरित है तो वह अधिक स्थायी होगा अपेक्षाकृत उसके, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ अगर P3 है और P4 लिख दूं तो यहाँ P3 अधिक स्थायी होगा P4 की अपेक्षा, क्योंकि ये अर्धपूरित है। और ये हमने नियम भी पढ़ रखे हैं, जैसे हमने उंड के नियम पढ़े थे, N+1 N+L के नियम पढ़े थे, तो वहां आपने देखा भी होगा कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अब जो व्यक्ति स्थायी है तो वह अपना स्थायी तो क्यों बिगाड़ना चाहेगा, अगर बिगाड़ना नहीं चाहेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन आपको अगर बाहर निकालना है तो उसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता देनी पड़ेगी, तभी वह स्थायित्व को बिगाड़ेगा। अतः अर्धपूरित और पूर्णपूरित के लिए आपको अधिक एनर्जी की देने की आवश्यकता है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको अधिक एनर्जी की देने की आवश्यकता है, यानी आईपी का मान अधिक होगा। किन के लिए, P3 P6 और D5 और D10 वाले परमाणुओं के लिए, ठीक है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष स्थायी है, स्थायी होने की वजह से इसे आईपी की मान अधिक देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने स्थायित्व को बिगाड़ना नहीं चाहते, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते नहीं है, अतः आईपी का मान उच्च होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन पर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन परमाणु का प्रथम आयनन विभव यानी आईपी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है, क्यों, जबकि ऑक्सीजन तो बाद में आता है, इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन है, इस पर कम इलेक्ट्रॉन है। और ये भी देखिए कि यहाँ आकार पर भी दे सकते हैं, और इस पर यहाँ सबसे एक्यूरेट आंसर होता है किस पर, अर्धपूरित पूर्णपूरित पर। तो यहाँ देखिए आप, जैसे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 2s नहीं 1s2 2s2 और 2p, तो 4 तो हो गए, 3 7 हो गए, ठीक है। अब यहाँ P3 क्या हो गया, अर्धपूरित हो गया, अर्धपूरित हो गया, अर्धपूरित होने की वजह से P3 क्या हो गया, अधिक स्थायी हो गया, और अधिक स्थायी होने की वजह से इसका आईपी मान अधिक हो गया। अगर आप यही ऑक्सीजन 8 में देखेंगे तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा, P4 है, परंतु यह P4 P3 अधिक स्थायी होता है अपेक्षाकृत P4 के, क्योंकि ये अर्धपूरित है, तो P3 अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसके लिए अधिक आईपी की आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी अपेक्षाकृत 2p4 से निकालने के, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित होने के कारण यह अधिक स्थायी होता है, अतः अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं करता, और इसकी जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा आईपी है, तो आईपी का मान भी अधिक होगा, ठीक है। अतः नाइट्रोजन परमाणु आईपी ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा अधिक आईपी की आवश्यकता होती है। अब मैंने तो इतना सा ही आंसर लिख रखा है ये। अब आपकी क्वेश्चन आ जाए, अगर 2 नंबर में आ जाए तो ये ठीक है, अगर ये 2 नंबर में आ गया तो ठीक है, इतना बहुत है। अगर ये मान लो जैसे 10 नंबर में बहुत सी बार जैसे आ गया तो क्वेश्चन आ जाता है, उस पर ए बी सी पॉइंट बनाकर दे देता है। यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें 7 नाइट्रोजन परमाणु की आईपी अधिक होती है ऑक्सीजन परमाणु के, तो ये एक क्वेश्चन बना दिया। अब ये डिवाइड कर देता है, कोई 3 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। अब 3 नंबर में ये थोड़ा काफी नहीं है, तो आपके अनुसार इसे थोड़ा और बढ़ाकर, जैसे ये वाली पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया, और आप इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि उत्कृष्ट गैसों का आईपी उच्च होता है, क्यों। इसका कारण भी बहुत ही सिंपल है,
देखिए अभी बताता हूँ, पहले इसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए, उत्कृष्ट गैसों में आप भी देखेंगे तो उनके जो स्थायु हैं, उनके जो पूर्ण पूरित और अर्ध पूरित उनके लास्ट कोष में आ जाते हैं। जैसे यहाँ नियोन ले रखा है, नियोन है 10, 10 है, ठीक है। अब 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2s, नहीं 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 2 और 2 4, 6 10 हो गया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पी में या तो p3 होना चाहिए जब अधिक स्थायी होगा, या p6 होना चाहिए अधिक स्थायी होगा। अब यहाँ p6 दे दिया ना, यहाँ पूर्ण पूरित वाला हो गया। पूर्ण पूरित होने की वजह से यह स्थायी अधिक है। स्थायी अधिक है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालेगा नहीं। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो हमें अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता है। अधिक ऊर्जा देंगे तो आईपी भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। यही यहाँ है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, पूर्ण पूरित विन्यास है। अतः उत्कृष्ट गैसों का विन्यास पूर्ण पूरित होता है, जिससे वे अधिक स्थायी हो जाते हैं। अतः इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अतः उत्कृष्ट गैसों का आईपी मान उच्च होता है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आईपी की आवर्तिता। आवर्तिता में, आवर्तिता तो आप सब जानते हैं कि बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप इधर जाते हैं तो परमाणु में आर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। आर की वैल्यू कम होगी तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्ट के बढ़ने से आईपी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर रेडियस में कमी आती है तथा जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है। और जेड इफेक्ट में वृद्धि होने के कारण आईपी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर आकार में कमी के कारण आईपी में वृद्धि होती है। अब यार यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि आईपी की आवर्तिता लिखिए, तो आप दो लाइनें तो लिखकर नहीं आएंगे। तो आपको इस प्रकार ही तो अब थोड़ा माइंड तो चलाना होगा ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो थोड़ा माइंड चलाना होगा कि यहाँ अब किस प्रकार बनाया जाता है क्वेश्चन। कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो परमाणु है उसकी रेडियस में कमी आती है या त्रिज्या में कमी होती है, आकार छोटा होता है। और आकार छोटा होने की वजह से जो बाहर वाली संयोजी इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट का मान अधिक हो जाता है। और जेड इफेक्ट के मान के अधिक होने की वजह से उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी परमाणु के जो नाभिक है उसकी पकड़ अधिक हो जाती है इलेक्ट्रॉन पर। अधिक पकड़ होने की वजह से उसे कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो दी गई एनर्जी है उसका मान भी अधिक हो जाता है। और वो दी गई एनर्जी क्या है, आईपी है, अतः आईपी का मान बढ़ जाता है। इसे लिखना होता है। अब वर्ग में देख लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। पहले एक कक्षा, फिर दो कक्षा हो जाती है, अब आर बढ़ गया। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन तीन कक्षा होगी, आर बढ़ गया। जब आर बढ़ गया तो आर बढ़ने की वजह से आर बढ़ गया तो जेड इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। जेड इफेक्ट कम हो गया तो आईपी का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। ये हमने यहाँ लिख रखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार में वृद्धि के कारण आईपी में कमी हो जाती है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं कि किस किस प्रकार होता है। तो आईपी के अनुप्रयोग, फर्स्ट है बंध की प्रकृति पर, कि बंध की प्रकृति कैसी है उस पर भी आईपी का मान डिपेंड करता है। जैसे आईपी कम होगी या आईपी ज्यादा होगी, किस पर, सहसंयोजी बंध पर, ठीक। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट दे रखा है धातु व अधातु की प्रकृति पर। तो आईपी मान कम होगा किस पर, धातु पर, और आईपी मान अधिक होगा अधातु पर। ये तो सिंपल है। कैसे कि धातु में आपने देखा होगा कि धातु की तो प्रकृति होती है, धातु किसे कहेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को ही तो धातु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग रहा है तो उसको ऊर्जा देने की क्या आवश्यकता है, न के बराबर ऊर्जा देने पर भी वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा। अतः धातु जो होती है उसका आईपी मान क्या होता है, कम होता है। जबकि अधातु की तो प्रकृति होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए। परंतु यहाँ आप निकलवा रहे हो कि आप तो निकालो बाहर, किससे निकालेगा, क्योंकि वो तो अधातु है। तो उसे क्या होगी, एनर्जी ज्यादा देनी होगी, फिर जाके वह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अतः वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। अतः धातु पर आईपी का मान क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है हमारे अपचायक प्रकृति।
इस स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को अपचायक प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अपचायक प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही तो अपचायक प्रकृति है। अतः अपचायक प्रकृति में अपचायक प्रकृति में आईपी का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसकी तो गुण ही है। अपचायक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए। अब त्यागना है और वही काम हमारा है आईपी का। आईपी का काम भी तो वही है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। तो आईपी अपचायक प्रकृति जिसकी ज्यादा होगी उसका आईपी मान भी उतना ही कम होगा। ठीक है, ये हो गया। रेडियस पर आधारित दे रखा है, तो अपचायक प्रकृति में आप देख सकते हैं कि अपचायक प्रकृति जिसकी ज्यादा है उसके लिए आईपी का मान क्या होगा? कम होगा। तो उसके बाद हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण। अब ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण भी आईपी के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे? यहाँ दो लाइनें आपको दिख रही होगी कि दो क्रमागत आईपी का जो डिफरेंस है या अंतर है वह अगर ग्रेटर देने हैं किसे? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। उसके बाद दो क्रमागत आईपी का अंतर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या होगा? अगर आईपी का मान ग्रेटर देन 11 है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को हम लेते हैं और इसमें अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को लेते हैं। हो गया ना डिप क्या निर्धारण? अब कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझेंगे उदाहरण से। कैसे? यहाँ एक परमाणु ले रखा है सोडियम, सदैव +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि +2 नहीं। तो क्यों क्यों नहीं दर्शाता है? यहाँ थोड़ा धीरज रखिए और आसानी से सुनते जाइए। सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु में से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है यानी आईपी लानी है। तो आईपी फर्स्ट वाली आईपी दूंगा, मैं इसे कुछ एनर्जी दूंगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और सोडियम प्लस बनाकर एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। अब इस सोडियम Na+ से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन और त्यागने की कहूं तो मैं इसे Ip2 दूंगा और ये Na+2 हो जाएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने और त्याग दिया। ठीक, अब इसमें ये क्रमागत है। Ip1 के बाद Ip2 लाया क्योंकि मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन त्यागा उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों क्या हो गई? क्रमागत लाइन से हो गई कि Ip1 फिर 2। ऐसा नहीं है कि Ip1 और Ip यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन भी त्यागवा रहे हो आप और त्याग के ये Ip3 ला रहे हो और Ip1 और Ip3 का डिफरेंस देख रहे हो। नहीं, किसका देखना है? क्रम से। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड Ip हो गया। तो यहाँ आप जब Ip फर्स्ट और Ip2 का डिफरेंस देखोगे तो आपको 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखेगा। अभी आपको या तो सवाल में दिया जाएगा, ठीक है, या आप इन तीन एग्जाम्पल से उन तीन एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं, इनमें से ही कोई आएगा। ठीक है, या अगर इनमें से नहीं आएगा तो वह इस वाली एनर्जी को देगा। ठीक है, कि क्रमागत इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मैंने जो लाइन लिख रखी है यहाँ आप देख सकते हैं कि दो क्रमागत आईपी जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हैं तो उसका निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को लिया जाता है। यहाँ आईपी फर्स्ट और Ip2 का डिफरेंस देखेंगे तो 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 11 से अधिक है। अब 11 से अधिक है तो इसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को लिया जाएगा। ठीक है, बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मैंने क्या लिख रखा है, इस आंसर में लिख रखा है क्या? सोडियम इन दोनों के आईपी का मान डिफरेंस कितना है? 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सोडियम धातु में पी जो आईपी फर्स्ट है और आईपी सेकंड का डिफरेंस इतना है 42.5, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। अतः निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। अतः यह सदैव प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 नहीं। ठीक है, यहाँ लिख रखा है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है जब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो दो आईपी का डिफरेंस। सेकंड पॉइंट आधारित है सेकंड पॉइंट पर। कैसे? यहाँ दे रखा है दो क्रमागत आईपी का अंतर कम होना चाहिए किसे? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वह अधिक ऑक्सीकरण अवस्था उसके लिए अधिक स्थायी होती है। सेकंड जो एग्जांपल है मैग्नीज का Mg+। Mg+ में देखेंगे आप तो यह Mg+ ले रखा है, जैसे हम Mg भी ले सकते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ Mg+ ले रखा है। तो ये यहाँ Ip दी मैंने इसको Mg+ को, तो यहाँ क्या हो गया? ये Mg+ नहीं है यार, यहाँ एक Mg क्या है? उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु लेते हैं ना, ठीक है, Mg Ip हो गया, तो ये Mg+ हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो उसके बाद
Mg प्लस हो गया, तो इस Mg प्लस को हमने फिर एक बार Ip देंगे 2 वाली, तो Mg प्लस 2 हो जाएगा और 2 हो गया और ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो Ip1 और Ip2 का जब डिफरेंस देखोगे आप, तो यहाँ आता है दोनों का डिफरेंस 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो इसके लिए क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन, दो क्रमागत Ip का अंतर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। वही यहाँ क्या है 7 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अतः इसके लिए जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो अधिक स्थायी होगी। तो इसकी एक ऑक्सीकरण अवस्था Mg प्लस थी, एक Mg प्लस 2 थी। तो अधिक वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, ये, तो ये वाली क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। तो Mg प्लस 2 आपने ऑक्सीकरण अवस्था देखी होगी। उसके बाद में इसको पढ़ लेते हैं कि मैग्नीशियम धातु में सदैव +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +1 नहीं, क्यों। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो समीकरण लिख रखी है। उसके बाद Mg प्लस धातु में Ip व Ip2 का अंतर 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। अतः इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +2 अधिक स्थायी होती है और Mg धातु में सदैव +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, +1 नहीं। अब थोड़ा और एक्टिव होना है आपको, क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने के लिए आपको अपना दिमाग और ज्यादा एक्टिव करना होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अच्छे से समझाना होगा। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो है एल्यूमिनियम सदैव +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों। तो आप यहाँ देख सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम में +Ip फर्स्ट वाली देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Al+1 बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। उसके बाद Al प्लस क्या हो गया, प्लस वाला हो गया, अब इसमें एक और Ip देंगे Ip2, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Al+2 बन जाएगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसने त्याग दिया, फिर Al+2 हो गया, उसमें एक और Ip देंगे थर्ड, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा और Al प्लस क्या होगा, 2, 3 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने और त्याग दिया। ठीक है, अब देखिए Ip फर्स्ट, Ip सेकंड और Ip थर्ड, जब इन दोनों का डिफरेंस देखा गया तो इन दोनों का डिफरेंस आया 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये भी तो क्रमागत है, Ip1 1 के बाद 2 क्रम से है, तो क्रम से है तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फिर 2 और 3 क्रम से हैं तो इनका डिफरेंस देखा गया तो ये है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ तो दोनों ही है, ये 11 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 11 से कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तो ज्यादा है, तो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला अधिक स्थायी होगा, यहाँ ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ कि एल्यूमिनियम धातु की Ip व Ip2 का अंतर 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः इसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +2 से अधिक स्थायी होगी। जब इन दोनों में देखा जाए, किसमें किसमें, +1 और +2 में देखा जाएगा तो +1 अधिक स्थायी होगी अपेक्षाकृत +2 के। देखिए, उसके बाद एल्यूमिनियम धातु की Ip2 व Ip3 का अंतर 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +3 अधिक स्थायी होगी अपेक्षाकृत +2 की। यहाँ देख सकते हैं, अगर +2 और +3 में देखा जाए तो यहाँ इन दोनों का अंतर 9.6 था, यानी 11 से कम था, और 11 से कम है तो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी, इसलिए Al+3 अधिक स्थायी होगा। ठीक है, और यहाँ Al+2 कम स्थायी होगा। देख लिया, दोनों में तो हो गया। अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। अतः Ai की +1 व +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती है। अब भाई +2 इससे भी कम स्थायी था Al+1 से, और Al+3 से भी कम स्थायी था, कौन, Al+2, इसको तो हटा दो। इन दोनों में तो देखो कि Al+ और Al+3
ये दोनों ही स्थायी हैं, परंतु ज्यादा स्थायी कौन सा है? तो ज्यादा स्थायी को देखते हैं, कौन सा आएगा ज्यादा स्थायी, पढ़ते हैं। लेकिन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी हैं, लेकिन जालक ऊर्जा देने पर इसकी जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाती है, और यह बदलने वाली घटना ही क्या कहलाती है? विषमीकरण या अनुपातिक विभाजन कहलाती है। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। AI प्लस AL, जैसे यहाँ देखेंगे AL प्लस अधिक स्थायीता किसकी अपेक्षा? AL+2 की, और AL+3 भी अधिक स्थायी था अपेक्षाकृत AL+2 की। तो ये तो निम्न हो गया। अब ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है, पर अधिक स्थायी दोनों में कौन है? तो वह AL+3 होगा। क्यों? क्योंकि AL+ से अगर मैं इसमें जालक ऊर्जा दे दूं, जालक ऊर्जा दे देने के बाद यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है, और ये अवस्था AL+3 में चला जाता है, और ये अधिक स्थायी होती है। यही तो यहाँ लिख रखा है जिसको, ठीक है। ये देखिए आप कि अतः AL+3 की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक सर्वाधिक स्थायी होती है, अतः या इस कारण AI सदैव +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसे AI+ में अगर जालक ऊर्जा भी दी जाए, इसे जालक ऊर्जा देंगे, ऊर्जा ही तो दी, कोई सी भी ऊर्जा दी हमें, ऊर्जा दे दी यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है और AI+3 में चला जाता है, और ये एल्यूमीनियम के लिए सबसे अधिक स्थायी होती है। और आपने देखा भी होगा कि Al+3 लिखते हैं हम हमेशा, सोडियम में Na+ लिखते हैं, और मैग्नीशियम में Mg+2 लिखते हैं, और इसी प्रकार एल्यूमीनियम में +3 अवस्था लिखते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस कहाँ से है? यहाँ से, इस प्रकार वह आती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके बाद जो भी होगा वो हम कल वाली कक्षा में देखेंगे। थर्ड पॉइंट को हो सकता है कि हम पार्ट बी को कल पूरा कर दें, क्योंकि अभी एक तो विद्युत ऋणता बच रही है और एक हमारा थर्ड पॉइंट बच रहा है, ये ज़्यादा बड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान है। इम्पोर्टेंट बात कि ये पीडीएफ्स को प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ताकि तैयारी शुरू कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।